मैं स्पष्ट रूप से अकेला योग्य व्यक्ति हूं, ईश्वर बनने वाला सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी। लेकिन मैंने निर्णायक रूप से उनमें से एक बनने का विचार छोड़ दिया। सीधे समयचक्र उलटने वाले टॉवर को सक्रिय कर दिया। लानत है क्या? समझ नहीं आता सर्वोच्च दैवीय शक्ति, अनंत जीवन और तो और ब्रह्मांड की हर चीज पर शासन करने की क्षमता। फिर भी किसी ने इसे छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने इस यात्रा में अपने बहुत से परिवार वालों को खो दिया, दोस्तों और प्रेमियों को भी। क्या ईश्वर बनने का मार्ग वास्तव में अकेला होता है? यह वह नहीं है जो मैं चाहता था। लेकिन एक बात है जो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चल सकती। मेरे शरीर के भीतर कई देवता निवास करते हैं। 20 साल पहले इम्प्रिजनमेंट डे का खेल अचानक पृथ्वी पर आ गया, जिसने मानवता के लिए बड़ी आपदा और अवसर दोनों लाए। पृथ्वी के मनुष्यों को यादृच्छिक रूप से चुना जाएगा, इस खेल में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाएगा। यह अलग अलग कठिनाइयों वाले और अलग अलग नियमों वाले काल कोठरियों, डंजन्स का संयोजन है। लेकिन समानता यह है कि काल कोठरी को पार करने पर शक्तिशाली कार्ड मिल सकते हैं जो जीवन बदल देते हैं, और हारने वालों को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ती है। हमेशा के लिए खेल में रह जाना पड़ता है। यह ब्रह्मांड के दुष्ट देवताओं द्वारा समय बिताने के लिए बनाया गया एक खेल है, जिसने अनगिनत लोगों को पागल कर दिया है। हर किसी को लगता है कि वे खुद को हराकर ग्रेड कार्ड प्राप्त कर सकते हैं और अंतिम विजेता बन सकते हैं। लेकिन अंत में केवल मैं ही जीवित बचा। पर ऐसा देवता बनना मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैंने सीधे मना कर दिया। लेकिन इसने दुष्ट देवताओं को क्रोधित कर दिया। वे मेरे ग्रह को नष्ट करना चाहते थे, लेकिन उनकी गणना गलत निकली। मैंने एक ऐसे कार्ड पर नियंत्रण पा लिया जिसे वे भी नियंत्रित नहीं कर सकते थे। टाइम रिवर्सल कार्ड। शायद यह मेरी दूरदर्शिता थी। मैंने हमेशा इस कार्ड को अपने पास रखा, बस इसलिए कि किसी दिन यह काम आ सके। यह समय को रीसेट कर सकता है। उपयोगकर्ता के अलावा बाकी सभी की यादें मिटा दी जाएंगी। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वह सब कुछ अपने मूल रूप में रीसेट हो जाएगा। उपयोगकर्ता को भाग्य बदलने का एक और मौका देने के लिए दुष्ट देवता इसके खिलाफ असहाय थे। कार्ड के साथ सब कुछ शुरू हो गया। समय पीछे की ओर चल पड़ा। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो खुद को अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। मैंने अपने हाथों को देखा। सोचा नहीं था कि सच में वापस आ जाऊंगा। तभी मेरे कानों में एक आवाज आई, शी शे। क्या फिर से वे बुरी चीजें देखीं? यह तो माँ की आवाज थी। वह चिंता से मुझे देख रही थी। डरो मत, माँ यहाँ है। पिछला जन्म, जब से मुझे इम्प्रिजनमेंट डे के खेल में खींचा गया था, तब से मैंने माँ को होश में नहीं देखा था। माँ हमेशा के लिए उसके अंदर फंस गई थी। वास्तविकता में वे कोमा में चली गई थी। याद है आखिरी बार माँ ने होश में मुझसे बात की थी। वह कई साल पहले की बात थी। मैंने उन्हें गले लगा लिया, माँ, मुझे आपकी बहुत याद आई। माँ को नहीं पता था कि मुझे क्या हुआ है। वह तो ठीक मेरे सामने ही थी। उन्हें शक हुआ कि मेरी बीमारी फिर से बढ़ गई है। मेरा नाम लुओशी है। मैं किंगशान मानसिक अस्पताल में भर्ती एक मरीज हूँ। बचपन से ही मैं गंभीर डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से पीड़ित हूँ। सरल शब्दों में कहें तो मल्टीपल पर्सनैलिटी सिजोफ्रेनिया। सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा कई लोग बातें करते रहते हैं, लेकिन किसी ने भी मेरा विश्वास नहीं किया। इसलिए मैं अस्पताल में फंस गया। मुझे काम करने की इच्छा है, प्यार करने की इच्छा है, लेकिन ये सब बातें मामूली हैं। कम से कम इस तरह की दिनचर्या में हर कोई सामान्य जीवन जी सकता है, लेकिन मेरे पास समय कम है। खेल शुरू होने में अभी 34 मिनट बाकी हैं। इम्प्रिजनमेंट सैक्रिफाइस डे खिलाड़ियों की चेतना को जबरन खेल की दुनिया में खींच लेगा। यदि आप खेल पार नहीं कर पाते तो वास्तविकता में कभी नहीं लौट पाएंगे। और पहली बार खेल में खींचे गए खिलाड़ी निश्चित रूप से लेवल 1 के शुरुआती गेम काल कोठरी में भाग लेंगे। इसलिए अब मुझे जितना हो सके अपनी याददाश्त में मौजूद सभी गेम पार करने के तरीके लिख लेने चाहिए। मैं इसे 10 मिनट में पूरा करने की योजना बना रहा हूं। इसे इस स्तर तक लिखना होगा कि मां भी समझ सकें। इसे लिख लेना चाहिए ताकि वे रणनीतियों को अच्छी तरह याद रख सकें। तभी उनके जीवित रहने की संभावना बढ़ सकेगी।
और मुझे 2 प्रतियां तैयार करनी होंगी। एक किंगजाई के लिए। माँ ने मुझसे कहा कि ज्यादा मत लिखो। आखिरकार डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा था। मुझे यह बीमारी बचपन से ही थी। पिता सारी जमापूंजी लेकर भाग गए और मुझे और माँ को छोड़ दिया। लेकिन माँ ने मेरा इलाज जारी रखा। माँ काम से घर आती थी और थकने के बाद भी मुझे अक्षर सिखाती थी। उन्हें खोने के बाद मुझे समझ आया कि वास्तव में मेरे पास शुरुआत से ही सब कुछ था। इसलिए इस बार मुझे सभी एसजी कार्ड इकट्ठा करने होंगे। लक्ष्य केवल एक ही है, इस दुनिया को बचाना और उन दुष्ट देवताओं का वध करना। ठीक उसी समय शिनजाई कुछ फल लेकर अंदर आया। अरे शीजाई, मैं फिर से तुम्हें देखने आया हूं। तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंदीदा संतरे लाया हूं। वह मेरा एकमात्र मित्र है। बचपन में लोग अक्सर मुझे परेशान करते थे। वह हमेशा मेरी रक्षा के लिए खड़ा होता था। हम उसी समय दोस्त बने थे। पिछले जन्म में मेरी मदद करने के लिए वह काल कोठरी में मारा गया था। इस जन्म में मैं ऐसी त्रासदी दोबारा नहीं होने दूंगा। उसने जल्द ही मेरी स्थिति में बदलाव देख लिया। क्या लिख रहे हो? कोई उपन्यास है क्या? मुझे यह बहुत पसंद है। जल्दी मुझे दिखाओ। मैंने कहा कि यह गेम जीतने का रहस्य है। उसे जाहिर तौर पर कुछ समझ नहीं आया। डॉक्टर तो मुझे गेम खेलने से मना करते हैं। मजबूरी में मुझे उसे बताना पड़ा। यह एक ऐसा गेम है जिसे खेलना ही पड़ेगा। खुद को होशियार समझने वाला किंगजाई अंदाजा लगाने लगा। मैं समझ गया, भले ही दुनिया के सभी लोग रोकें, फिर भी इसे खेलना ही होगा। 3 महान कृतियों का मतलब लगभग यही है। मैंने उसे 2 नोटबुक थमा दी। यहां लगभग सब लिख दिया है। इसे ध्यान से पढ़ो। तुम मेरी माँ के पास जाओ और उन्हें यह वाली नोटबुक पढ़ने को दो। मैंने उसे हिदायत दी कि इसे बहुत ध्यान से पूरा पढ़ना है। जितना याद रख सको उतना याद रखना। महत्वपूर्ण समय पर यह बहुत काम आएगा। शिनजाई को लगा कि आज मैं कुछ अजीब हूं, लेकिन फिर भी वह मान गया। महत्वपूर्ण लोगों की रक्षा करना चाहता हूं और दुष्ट शक्तियों को हराना चाहता हूं और फिर से सबसे मजबूत खिलाड़ी बनना है। सभी काल कोठरियों को पार करना है। काल कोठरी की दुनिया में छिपे हुए 15 एसजी कार्ड इकट्ठा करने हैं। इम्प्रीजनमेंट सैक्रिफाइस डे के दौरान खिलाड़ी काल कोठरी पार करते हैं, राक्षसों को मारते हैं। वे सभी प्राप्त कर सकते हैं लेवल 1 से ग्रेड तक के विभिन्न कार्ड। इसमें आइटम कार्ड, स्पेशल कार्ड, वेपन कार्ड, एट्रीब्यूट कार्ड आदि शामिल हैं। ये कार्ड खिलाड़ियों को विभिन्न शक्तिशाली क्षमताएं दे सकते हैं। ग्रेड के केवल 15 कार्ड हैं। उनमें से हर एक अद्वितीय है और उनमें ऐसी शक्ति समाहित है जिसे दुष्ट देवता भी नियंत्रित नहीं कर सकते। जैसे कि वह टाइम रिवर्सल कार्ड। वे ही मेरे अवसर हैं। केवल इन कार्डों को इकट्ठा करके ही दुष्ट देवताओं का मुकाबला किया जा सकता है। अब खेल शुरू होने में केवल 1 मिनट बाकी है। मैंने आखिरी बार फोटो की ओर देखा। आपको बधाई हो। आपको इम्प्रीजनमेंट सैक्रिफाइस डे के खिलाड़ियों के पहले बैच के रूप में चुना गया है। गेम काल कोठरी लोड हो रही है। आत्मा निकाली जा रही है। इस बार मैं निश्चित रूप से अपने असली खजाने की रक्षा करूंगा। सभी काल कोठरियों को पार करूंगा। फिर से शिखर पर खड़ा हूंगा और फिर उन दुष्टों का सफाया करूंगा। इम्प्रीजनमेंट सैक्रिफाइस डे की दुनिया में आपका स्वागत है। आपके सुखद खेल की कामना करते हैं। खिलाड़ी लुओशी लोड हो रहा है। गुप्त शुरुआती काल कोठरी, किलिंग कॉर्पोरेशन। दृश्य सफलतापूर्वक बनाया गया है। खिलाड़ी की आत्मा का लोड होना पूरा हुआ। खिलाड़ी की वास्तविक यादें मिटाई जा रही हैं। परिदृश्य की यादें डालने की तैयारी। लेकिन अगले ही पल एक चेतावनी सामने आई। चेतावनी, खिलाड़ी की वास्तविक यादें मिटाना विफल रहा। चेतावनी, खिलाड़ी वास्तविक यादें मिटाना विफल रहा। चेतावनी, खिलाड़ी वास्तविक यादें मिटाना विफल रहा। गेम किसी मशीन की तरह अटक गया है। काल कोठरी बॉस उत्पन्न हो रहा है। अब आप काल कोठरी में स्वतंत्र रूप से अन्वेषण कर सकते हैं। यह वास्तव में जाना पहचाना अनुभव है। वही जाना पहचाना तरीका। इम्प्रीजनमेंट सैक्रिफाइस डे की काल कोठरी वास्तविक दुनिया के बहुत समान है। नौसिखिया काल कोठरी में खिलाड़ियों की वास्तविक यादें मिटा दी जाती हैं। उन्हें यह भ्रम होता है कि यही दुनिया वास्तविक दुनिया है, चूंकि पिछले जन्म से इसमें कोई अंतर नहीं है।
तो आगे जो अनुभव करना है वह लेवल 1 की काल कोठरी किलिंग कॉर्पोरेशन है। इसे पार करने के लिए 3 बॉस स्तर के राक्षसों को मारना होगा और तीनों बॉस के कौशल अलग अलग हैं। कठिनाई भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। यह काल कोठरी नए लोगों के लिए अभी भी बहुत कठिन है। तुरंत मैंने अपना व्यक्तिगत पैनल खोला। गुण, एट्रीब्यूट्स, कौशल, आइटम सब शून्य है। अभी मैं पूरी तरह से एक नए खिलाड़ी की स्थिति में हूं। अभी जाकर 3 बॉस को मारना निस्संदेह एक सपना देखने जैसा है। पहले खिलाड़ी के गुणों को सक्रिय करना होगा, लेकिन यह अपरिचित आशीर्वाद किस तरह का आइटम है? शायद इसका संबंध पिछले जन्म की यादें सुरक्षित रखने से है। फिर मैंने एक संभावना के बारे में सोचा। मुझे याद है कि इस काल कोठरी में छिपे हुए साइड मिशन हैं। बस मिशन के एट्रीब्यूट कार्ड प्राप्त करने हैं और फिर योजना बनानी है। इसे पार करना असंभव नहीं है। काल कोठरी शुरू होने में अभी 10 मिनट से ज्यादा का समय है। अभी भी समय है। एक और बात जो मुझे परेशान कर रही है वह आवाज है जो पुनर्जन्म के समय सुनाई दी थी। वह आवाज बचपन से ही भ्रम की तरह मेरे कानों में गूंजती रही है, लेकिन पहले की तुलना में इस बार मैं उसका अर्थ अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूं। उन्होंने इस बार जो कहा वह पृथ्वी को बचाने और दुष्ट देवताओं को हराने से संबंधित था। उन दुष्ट देवताओं को जीतने के लिए शायद हम और वे मिलकर ही ऐसा कर सकते हैं। यदि समय के पुनरारंभ होने के बाद हमारे पास भी इस जन्म की यादें हो सकें, अगली बार निश्चित रूप से उसके साथ मिलकर दुष्ट देवताओं को नष्ट कर पाएंगे। नहीं, शायद वह जो अतीत में लौट गया है, हम जैसे बिना यादों वाले लोगों को प्रभावित करने में सक्षम। लेकिन उनकी बातों का क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि 15 रैंक कार्डों की शक्ति का उपयोग करने के अलावा क्या उनकी शक्ति भी प्राप्त की जा सकती है? तुरंत ही मैं एक शौचालय में गया। यही वह जगह है। पहले मुझे छिपे हुए साइड मिशन और रिवॉर्ड चेस्ट हासिल करने होंगे। आप विशेष निर्देशांक स्थान पर पहुंच गए हैं। छिपा हुआ साइड मिशन सक्रिय हो गया है। मैंने एक लात मारकर दरवाजा खोल दिया। अंदर की चीज चौंक गई। गुप्त पुरुष शौचालय का केबिन खोल दिया गया है। शहरी किंवदंतियों के भूत का पता चला है। डरपोक, लेकिन यह जीव खुद को डरपोक कहता है। मेरी ओर देखने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे डरपोकों को मनाने की आदत नहीं है। चेहरा तुरंत क्रूर हो गया। सख्त बनो और जल्दी यहां से निकलो, वरना मैं तुम्हारा सिर मरोड़ दूंगा। डरपोक बुरी तरह डर गया है। वह जोर से चिल्लाया और मुड़कर भाग गया। आपने पौराणिक भूत को हरा दिया है। डरपोक का खजाना अब आपका है। रहस्यमय खजाने के अंदर इनाम है या कोई डर? दुर्भाग्य से आपके पास चाबी नहीं है। इसे खोलना असंभव है। मैं कौन हूं? एक भविष्य का यात्री। चाबी की क्या जरूरत है? मैंने एक लात मारी। क्या यह काफी नहीं है? अपने हाथ में मौजूद 3 कार्डों को देखते हुए, चाबी की जानकारी से गुमराह होकर खजाना पाने का मौका गंवाने वाले बहुत से लोग हैं। बस डर और पूर्वाग्रह को त्याग दें। यह एक अत्यधिक कुशल मिशन है जिसे नए खिलाड़ी भी कर सकते हैं। ये तो 3 एट्रीब्यूट कार्ड निकले, जो क्रमशः स्टैमिना, शक्ति और चपलता है। अब खिलाड़ी के गुणों, एट्रीब्यूट्स को सक्रिय किया जा सकता है। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें उपयोग करने का फैसला किया। एक हल्का लेकिन स्पष्ट वृद्धि का प्रभाव। लेकिन अब मैं 3 बड़े बॉस से लड़ने की शक्ति रखता हूं और मेरे बुनियादी एट्रीब्यूट्स के कॉलम में बदलाव आ चुका है। जब तक आप गेम पैनल को सक्रिय करने के लिए एट्रीब्यूट कार्ड का उपयोग करते हैं, आप एक आधिकारिक खिलाड़ी बन जाएंगे, भले ही वह केवल LV1 के एट्रीब्यूट्स हों। वह स्तर सामान्य मनुष्यों के बस का नहीं है। ताकत का परीक्षण करने के लिए मैंने बिना झिझक दीवार पर एक घूंसा मारा। टूटी हुई दीवार को देखते हुए मुझे अपनी वर्तमान युद्ध क्षमता का एक सामान्य अंदाजा हो गया। अपने पिछले जीवन के युद्ध अनुभव के साथ मिलकर इस शुरुआती कालकोठरी डंजन को पार करना अब काफी सरल है। लेकिन यह पूरी तरह पर्याप्त नहीं है। उन लोगों को हराने के लिए और इस दुनिया को विनाश से बचाने के लिए जो कुछ भी उपलब्ध है उसका उपयोग करना होगा। उस आवाज का मालिक जिसे मैं अपने दिमाग में सुनता रहा हूं, उनकी शक्ति भी मेरे पास है। इस मामले को पहले स्पष्ट करना होगा। फिर मैंने सिस्टम की ओर चिल्लाकर कहा, हे, वे आवाजों के मालिक ही हैं जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है ना?
मुझे उत्तर दो। मैं खुद पर हंसा। भले ही मैं ऐसा कहूं, संभवतः वे मुझे उत्तर नहीं देंगे। उस पर प्रतिक्रिया हुई, यह तुम पर निर्भर करता है। उसके तुरंत बाद एक विशाल काली छाया उभरी, लेकिन जल्द ही गायब हो गई। हम लगातार देख रहे हैं। तुमने मुझे उलझन में डाल दिया। तुम कौन हो? वह आशीर्वाद तुमने मुझे दिया था। तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? यह तो बस एक छोटी सी चाल है। हमारी सच्ची मदद पाने के लिए पहले हमें अपना मूल्य दिखाओ। इसके तुरंत बाद वह पूरी तरह गायब हो गया। लड़ने जाओ। युवा समय समाप्त होने वाला है। कम से कम कोई प्रतिक्रिया तो मिली। कम से कम मैंने उनके अस्तित्व की पुष्टि कर ली है। मुझे तुम्हारी शक्ति की आवश्यकता है, इसलिए मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। देखते रहो। इसी बीच सिस्टम ने चेतावनी दी कि बॉस आने वाला है। इसके तुरंत बाद एक और चेतावनी आई। उल्टी गिनती समाप्त होने के बाद जो खिलाड़ी अपनी कार्यस्थली से बाहर होंगे उन्हें विफल माना जाएगा। मैं तेजी से अपनी कार्यस्थली की ओर भागा, लेकिन तभी मेरी मुलाकात दो शिकायत करने वाले युवकों से हुई। वे दोनों गेम खेलने से नफरत करते थे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर बाहर नहीं जाने दिया तो वे इस जगह को तोड़ देंगे। वास्तव में चाहे समय कोई भी हो, हमेशा ऐसे मूर्ख होते हैं जिन्हें स्थिति की समझ नहीं होती। उल्टी गिनती आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई। उन दोनों के सिर फट गए। बाकी सब डर के मारे सुन्न हो गए। आखिर यह सब क्या हो रहा है? क्या यह इस उल्टी गिनती की वजह से है? क्या यह सच है लेकिन केवल मुझे पता है? कैद के इस दिन में यदि आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप बहुत जल्दी मर जाएंगे। अगले ही पल दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया। चेतावनी, चेतावनी, इस स्तर का बॉस प्रकट होने वाला है। कृपया सभी खिलाड़ी तुरंत उपलब्ध हथियारों की तलाश करें। इस स्तर का सामना करने के लिए बॉस सफाई दल के बॉस ने हमें यहां बंद कर दिया है। वास्तव में बॉस से लड़ने के लिए यह किस तरह का घटिया खेल है? जल्दी हमें बाहर निकालो। अचानक एक हंसने की आवाज सुनाई दी। मुझे पता था कि पहला बॉस आ गया है। इस लेवल एक काल कोठरी का तरीका आने वाले सभी बॉस को हराना है। नेतृत्व करने वाली बूढ़ी औरत अभी भी हंस रही थी। कचरे की सफाई शुरू होने वाली है। वह लेवल 2 की सफाई कप्तान है। लेवल 1 बॉस। स्टैमिना, चपलता 2, शक्ति 4, कौशल स्तर 2 की वृद्धि। लेवल 1 हथियार, स्टील झाड़ू और विंड डस्टपैन के साथ। कौशल सफाई विशेषज्ञता लेवल 1, झाड़ू और सफाई के अन्य उपकरणों का उपयोग करना। प्रॉप से शक्ति 1 बढ़ जाती है। बाकी सब लेवल 1 के राक्षस हैं। सफाई के सामान्य हमलों के तीनों बुनियादी गुण 1 हैं। वे सभी लेवल 1 के हथियार भी रखते हैं। स्टील झाड़ू के पास कोई कौशल नहीं है। तभी एक अहंकारी आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। लेवल 1 के राक्षसों को राक्षस भी कहा जाता है क्या? बोलने वाला व्यक्ति एक हट्टाकट्टा आदमी था। चूंकि यह एक गेम है तो इस छोटे शरीर वाले को पता नहीं मेरी कितनी मार झेल पाएगा। आप लोग डरो मत। जब मैं इन्हें ठिकाने लगा दूंगा तो मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। मुझे लगा कि वह मौत को दावत दे रहा है, इसलिए मैंने दयालुता से चेतावनी दी कि मत जाओ। उस चीज को सामान्य तर्क से नहीं आंका जा सकता। बिना सोचे समझे कोई कदम न उठाए, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं, भले ही राक्षस केवल लेवल 1 का हो, लेकिन जब तक उसके एट्रीब्यूट्स 0 से ऊपर हैं, वह सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है। केवल शारीरिक शक्ति से एट्रीब्यूट्स वाले बॉस को हराने की सोचना, वह पूरी तरह से एक कोरी कल्पना है। तुम चुप रहो। तुम अभी सबसे अंत में भागकर अंदर आए हो। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी न होती तो तुम्हारा सिर बहुत पहले ही फट गया होता। तुम्हारी क्या हैसियत है कि मुझे सलाह दो? अच्छे शब्दों से समझाना मुश्किल है। मरने वाले को कौन रोक सकता है? मैंने भी बहुत सारे गेम खेले हैं। जाहिर है कि वह अनलॉक न किया गया लीडर बोर्ड मारे गए राक्षसों की संख्या से संबंधित है। अगर मैं पहले हमला कर दूं तो मैं लीडर बोर्ड पर उच्च रैंक हासिल कर सकता हूं। इस तरह के उच्च जोखिम वाले खेल में जहां लोगों को जबरन लाया जाता है, प्रतिफल भी निश्चित रूप से अथाह होगा। क्या पता इस काम को पूरा करने के बाद वास्तविकता में वापस जाकर मैं अरबपति बन जाऊं और यहां से जीवन के शिखर की ओर बढ़ूं। उसका विचार गलत नहीं था। वास्तव में ऐसा ही है। मेरा अनुमान है कि उसके लिए ऐसा दिन कभी नहीं आएगा।
तुरंत ही उसने मुक्का तानकर बूढ़ी औरत की ओर दौड़ लगा दी। मेरी संपत्ति का हिस्सा बन जाओ। लेकिन बूढ़ी औरत ने उसे जल्दी ही एक सबक सिखा दिया, जिसकी कीमत उसकी जान थी। लोग दंग रह गए। यह कैसे यह? लेकिन सफाई दल ने उन्हें सोचने का समय नहीं दिया। सफाई का काम अब शुरू होता है। हे लोग केवल अपनी जान बचाकर भाग सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। इधर मत आओ। मैं अभी मरना नहीं चाहता। वे सब राक्षस हैं। वे इस तरह की दया की भीख पर ध्यान नहीं देते। वे केवल अंधाधुंध हत्या करना जानते हैं। कचरा सब कचरा है। इसे साफ करना होगा। यदि कोई कार्यनिष्ठा पुरस्कार होता तो निश्चित रूप से उन्हें दिया जाना चाहिए था। यह आखिर किस तरह की बकवास जगह है? मुझे यहां से बाहर निकालो। बचाओ, मेरी मदद करो। अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। मैं सीधा आगे बढ़ा। तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। मैंने सफाईकर्मी के चेहरे पर एक मुक्का मारा और उसे सीधे उड़ाकर दूर फेंक दिया। गेम जीतना चाहते हो तो कोई और रास्ता नहीं है। केवल विद्रोह करने और बॉस को मारने का ही एक रास्ता है। शक्तिशाली बनना चाहते हो, रैंक कार्ड प्राप्त करना चाहते हो, उन दुष्ट देवताओं को हराना चाहते हो, इन निचले स्तर के बॉस को मारना भी एक अनिवार्य हिस्सा है। लोग एक बार फिर मुझसे चकित रह गए। कोई कोई वास्तव में उन राक्षसों पर हमला कर रहा है। कौन है जो इतना शक्तिशाली है? अभी तो वह बड़ा आदमी एक ही बार में मारा गया था। बुरा हुआ। राक्षस अभी भी हिलडुल रहा है। देखा कि जिस सफाईकर्मी को मैंने अभी मारा था वह अभी भी मुंह में कचरा साफ करने की बड़बड़ाहट कर रहा था। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के एक और मुक्का जड़ा, जब तक कि उसका शरीर ओझल नहीं होने लगा। मुझे अच्छी तरह याद है, केवल राक्षस को मारने पर ही सिस्टम इनाम का संकेत देता है। इसलिए किसी भी समय यदि इनाम का संकेत नहीं आता है तो उसे खत्म करना सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में कोई खतरा न रहे। इस बार मुझे उसकी स्टील झाड़ू मिली और एक शक्ति स्ट्रेंथ कार्ड भी मिला। उसने वास्तव में कर दिखाया। उसने वास्तव में उस तरह के राक्षस को मार दिया। वह आखिर है कौन? वह उस हट्टे कट्टे आदमी से भी अधिक शक्तिशाली क्यों है? मैंने अपने हाथ में लाल कार्ड को देखा। निम्न स्तर के राक्षसों को मारने पर शक्ति, चपलता या स्टैमिना के 3 कार्डों में से एक प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान में मुझमें एट्रीब्यूट्स की भारी कमी है, इसलिए चाहे जो भी कार्ड मिले वह सबसे अच्छा है। मैंने सीधे कार्ड का उपयोग किया। शक्ति तुरंत बढ़कर 2 हो गई। तभी एक और सफाईकर्मी पास आया, मुंह से सफाई चिल्लाते हुए। मैंने हाथ में झाड़ू थाम ली। कैद की दुनिया में एक बार जागृत होने के बाद यदि एट्रीब्यूट केवल एक स्तर भी अधिक है तो भी वह कुचल सकता है। इसलिए भले ही वह अभी आक्रामक दिख रहा हो, लेकिन वह अब मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं रहा। मैंने एक झाड़ू मारकर उसे विदा कर दिया और एक बार फिर एक शक्ति एट्रीब्यूट कार्ड प्राप्त किया। इसे भी जोड़ ले। मेरी शक्ति पहले से ही स्तर 3 की तीव्रता पर है। अचानक मुझे अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने हाथ में पकड़ा झाड़ू घुमाया और सीधे एक सफाईकर्मी को बीच से काट दिया। इस तरह के खुलेआम हमले मुझ पर काम नहीं करेंगे। इस बार मुझे चपलता कार्ड मिला है। बहुत अच्छा, चपलता भी एक महत्वपूर्ण गुण है। इस समय सफाई दल में केवल 3 बचे हैं। वे मुझे गुस्से से घूर रहे हैं। कचरा कचरा, घृणित कचरा। खेल में नफरत की भावना की सेटिंग है। जो खिलाड़ी सबसे पहले कई राक्षसों को मारता है, राक्षस उसे जबरन अपना निशाना बना लेते हैं, जिससे बाद में राक्षसों को मारने की कठिनाई बढ़ती जाती है। सफाई कप्तान का विशेष कौशल सफाई विशेषज्ञता उसे 2 स्तरों का शक्ति संवर्धन प्रभाव प्रदान करता है। मेरे पिछले जीवन के अनुभव के कारण अभी एक साथ कई लोगों से लड़ना समझदारी नहीं है। ऐसा लगता है कि उसके साथ लंबी लड़ाई लड़नी होगी, एक एक करके खत्म करना होगा। उन सभी को अपनी ओर आते देख मैं मुड़ा और दौड़ने लगा। लोगों के पास से गुजरते समय मैंने जोर से चिल्लाया, जो मरना नहीं चाहते वे इन 3 राक्षसों पर चीजें फेंके, उन्हें बाधा पहुंचाए, मुझे उन्हें मारने का अवसर दे। मैंने उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अन्य खिलाड़ी अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं। उन्हें बस थोड़ा सा बचाव का अभिनय करने की जरूरत है और मुझे जवाबी हमले का मौका मिल जाएगा। इसके अलावा अगर इन खिलाड़ियों में अच्छे स्तर के लोग हैं
तो उन्हें मेरे साथ स्तर पार करने के लिए कहा जा सकता है। जितने ज्यादा लोग जानेंगे कि स्तर कैसे पार करना है, उतने ही ज्यादा लोग जीवित बचेंगे। एक महिला बहुत डरी हुई थी। क्या इस समय हमला करने से उन राक्षसों का ध्यान आकर्षित नहीं होगा? एक बार उनकी नजर पड़ गई तो मौत पक्की है। पास के आदमी ने सहमति जताई। ऐसा लगता है कि वह अकेला ही संभाल सकता है उन लोगों को। मैं थोड़ा अवाक रह गया। ये लोग डर के मारे कांप रहे हैं। लगता है मुझे खुद ही सक्रिय रूप से मौका ढूंढना होगा। इसी बीच वह बूढ़ी औरत मुझ पर झपट पड़ी। कचरा अगले ही पल एक कीबोर्ड उसके चेहरे पर लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में कोई आगे आएगा। अरे तुम क्या कर रहे हो? चश्मे वाला लड़का थोड़ा हकलाया। वह हमारे लिए लड़ रहा है। सब मिलकर उसकी मदद करो, तभी हम जीवित बच पाएंगे। पास वाला आदमी काफी उत्तेजित था। लेकिन हम जैसे लोग उन राक्षसों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? चेहरे पर चोट लगने से बूढ़ी औरत अब गुस्से में थी। कचरे की सफाई होनी चाहिए। चश्मे वाला लड़का चिल्लाया। बॉस इस तरफ आ रहा है। वह तेजी से भागा। बॉस को मैंने अपनी ओर खींच लिया है। जल्दी जल्दी मौका पकड़ो। मैंने मौके का फायदा उठाकर 2 सफाई कर्मियों पर हमला किया। धन्यवाद, यह एहसान मुझे याद रहेगा। अब मेरा स्तर सामान्य सफाई कर्मियों से बहुत ऊपर है, इसलिए अब मैं उन्हें एक झटके में मार सकता हूं। अब सिर्फ बॉस बचा है। इस बार क्रमशः चपलता कार्ड और शक्ति कार्ड मिले। इस समय बूढ़ी औरत चश्मे वाले लड़के के पास पहुंच चुकी थी। ऐसा लगा जैसे बदला पूरा होने वाला है। कचरे की सफाई पूरी होनी चाहिए। चश्मे वाला लड़का मदद के लिए चिल्लाया। मैं ठीक उसी समय बूढ़ी औरत के पीछे प्रकट हुआ। असली कचरे तो तुम हो, कहने के बाद सीधे उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बधाई हो खिलाड़ी रोसी ने इस स्तर के बॉस को मार दिया है। खिलाड़ी रोसी ने पहले चरण के सफाई कप्तान को मार दिया है। बॉस का इनाम जल्द ही दिया जाएगा। अब खिलाड़ी योगदान रैंकिंग खुल गई है। मैं मजबूती से पहले स्थान पर हूं। योगदान 700 और सूची में आने वाला अकेला खिलाड़ी हूं। मुझे याद है जब पहली बार काल कोठरी पार की थी। रैंकिंग में पहले स्थान वाले खिलाड़ी को नंबर 001 का एसग्रेड कार्ड मिलता है। पिछले जीवन में मुझे यह कार्ड नहीं मिला था, लेकिन एसग्रेड कार्डों में अपार शक्ति होती है। पता नहीं इस नंबर 001 के एस कार्ड में कैसी शक्तिशाली क्षमता होगी। रैंकिंग के अनुसार अभी तक किसी अन्य खिलाड़ी ने शिकार पूरा नहीं किया है, लेकिन हमेशा पहले स्थान पर बने रहना इतना आसान नहीं है। आखिरकार इस रैंकिंग में पूरी दुनिया के उन सभी खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो शुरुआती काल कोठरी में भेजे गए हैं। निषिद्ध बलिदान दिवस की शुरुआती काल कोठरी का आगमन पूरी पृथ्वी पर एक साथ हुआ है। पिछले जीवन में मैं अंत तक जीता था, लेकिन खेल की शुरुआत में भी कई शक्तिशाली लोग आए थे। उनमें से हर किसी के पास ऐसी खूबियां थी जिनकी नकल करना दूसरों के लिए कठिन था। दोबारा जन्म लेने के बाद भी मैं उन्हें कम नहीं आंक सकता। हर बार काल कोठरी पार करने पर रैंक के अनुसार इनामों का निपटारा किया जाएगा, जैसे कौशल कार्ड, उपकरण कार्ड और गुण कार्ड। इसके बाद के स्तरों में मुझे अधिकतम अंक प्राप्त करने के तरीके से स्तर पार करना होगा, ताकि रैंकिंग में मेरा पहला स्थान सुनिश्चित रहे। इस जीवन में मुझे दुष्ट देवता को हराना है, तो मुझे खेल पूरा करना ही होगा और पिछले जीवन से भी अधिक शक्तिशाली शक्ति प्राप्त करनी होगी। इसलिए नंबर 001 का एसग्रेड कार्ड मुझे हर हाल में लेना होगा। आपने किलिंग कॉर्पोरेशन के पहले चरण के बॉस को मार दिया है। सफाई कप्तान से निम्नलिखित इनाम प्राप्त किए जा सकते हैं। 1 स्तर 1 का शारीरिक शक्ति गुण कार्ड, 2 स्तर 1 के चपलता गुण कार्ड, 1 स्तर 1 का विशेष सफाई कार्ड और 1 स्तर 1 का लौह भ्रूण। मुझे लगा जैसे बॉस की लड़ाई के इनामों से मेरी लॉटरी लग गई। वास्तव में लौह भ्रूण कार्ड भी है। इस बार किस्मत बहुत अच्छी है। यह कार्ड उपयोगकर्ता के आभा के अनुसार एक उपयुक्त स्तर 1 का हथियार बनाएगा। लौह भ्रूण के उपयोग के बाद उपयोगकर्ता की आभा के अनुसार स्तर 1 का लोहा बनेगा। विशेष हथियार। विशेष हथियार बनने की कुछ संभावना भी है। सबसे उत्कृष्ट प्रकार के हथियारों में स्वाभाविक रूप से तलवार है, जिसे 100 हथियारों का सम्राट कहा जाता है, और चाकू, जिसे 100 हथियारों का राजा कहा जाता है। मैं बस उम्मीद कर सकता हूं कि किस्मत थोड़ी अच्छी हो।
कार्ड मिलने के बाद मैंने मुड़कर चश्मे वाले लड़के को देखा। वह देखने में कोई बहुत बहादुर व्यक्ति नहीं लगता, लेकिन महत्वपूर्ण समय पर वह मेरी मदद के लिए आगे आया। स्थिति को स्पष्ट रूप से देखना और साहस रखना एक उत्कृष्ट खिलाड़ी के आवश्यक गुण हैं। उसे खिलाड़ी बनने दे, शायद वह भविष्य में और अधिक लोगों की मदद करेगा। फिर मैंने उसका आभार व्यक्त किया। चश्मे वाला लड़का थोड़ा झिंप गया। उसे लगा कि उसने बस खुद को बचाने की कोशिश की थी। आखिरकार उस समय केवल मैं ही उन राक्षसों को मार सकता था। मेरी मदद करना वास्तव में उसकी खुद की मदद करना था, लेकिन उसने वास्तव में कदम उठाया था। मैंने अचानक 3 कार्ड निकाले। तुम एक समझदार व्यक्ति हो। ये 3 कार्ड तुम्हारे लिए मददगार होंगे। शारीरिक शक्ति और चपलता तुम्हें खिलाड़ी के गुणों को जगाने में मदद करेंगे, और सफाई कार्ड तुम्हें मानसिक तनाव होने पर नकारात्मक स्थिति से मुक्त कर सकता है। इस अचानक मिली खुशी से वह थोड़ा चकरा गया, लेकिन वह अभी भी स्थिति को समझ रहा था। उसे लगा कि ये कार्ड मेरे पास रहने पर अधिक प्रभावी होंगे। मैंने सीधे कार्ड उसकी गोद में डाल दिए। अभी महत्वपूर्ण क्षण में अगर तुमने बॉस का ध्यान नहीं भटकाया होता तो बहुत परेशानी होती। यह तुम्हारा हक है। फिर मैंने उसे उपयोग करने का तरीका सिखाया। उसे ध्यान से देखने को कहा। जैसे जैसे कार्ड धीरे धीरे गायब हुए, मेरे गुणों में फिर से बदलाव आया। शक्ति और चपलता दोनों स्तर 4 तक बढ़ गए। चश्मे वाले लड़के ने भी वैसा ही किया। जल्दी ही उसके शरीर से नीली हवा उठने लगी। गुणों को बढ़ाने का एहसास यही है। महसूस हो रहा है कि शरीर बहुत हल्का हो गया है। फिर उसके सामने एक पॉपअप दिखाई दिया। नाम जू वेन, जाति मानव, वर्तमान स्तर 0, अनुभव 70। जू वेन को समझ नहीं आ रहा था उसके पास अनुभव अंक कैसे आए, जबकि उसने किसी राक्षस को नहीं मारा था। मैंने धैर्यपूर्वक उसे समझाया, क्योंकि तुमने बॉस पर हमला किया था, इसलिए मेरे उसे मारने के बाद तुम्हें भी अनुभव मिला। खिलाड़ी का स्तर बढ़ने पर सभी गुणों में थोड़ा सा बोनस भी मिलता है, बेशक गुण कार्ड जितना नहीं। उसने जल्दी से मुझसे मेरा स्तर पूछा। मुश्किल से स्तर 4। वह थोड़ा ईर्ष्यालु था। उसे लगा कि यह बहुत ऊंचा है। मैं अपने हाथ में मौजूद लौह भ्रूण को देख रहा था। पिछले जीवन में मुझे कभी ऐसा यादृच्छिक कार्ड नहीं मिला था। मुझे भी थोड़ी उम्मीद थी। मेरी आभा से बना हथियार कैसा दिखेगा? एक घरघराहट की आवाज के साथ मेरे हाथ में एक काली सी चीज आ गई। नीली धारियों वाली तलवार, तलवार श्रेणी का हथियार। विकासशील प्रकार, स्तर अज्ञात, वर्तमान स्तर 1, विशेष कौशल, आकाश विदारक प्रहार। कौशल प्रभाव, इस तलवार से वार करते समय रक्त की ऊर्जा संचित की जा सकती है, जो तलवार के शरीर को भर देगी। जब तलवार के बिंदु पूरी तरह लाल हो जाएंगे, तो एक शक्तिशाली तलवार ऊर्जा छोड़ी जा सकती है। विशेष गुण, धारक के हर 10 स्तर बढ़ने पर एक यादृच्छिक कौशल प्राप्त होगा। आत्मा की छाप तकनीक के माध्यम से धारक के साथ स्थायी रूप से जुड़ा हुआ। चोरी, व्यापार या मृत्यु से भी यह खत्म नहीं होगा। मैं बहुत संतुष्ट था। यह वास्तव में तलवार श्रेणी का एक विकासशील हथियार है, और इसमें कौशल प्रभाव भी है। कहा जा सकता है कि यह बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। हालांकि अभी यह केवल स्तर 1 का है, लेकिन वास्तव में कौशल की तैयारी पूरी होने पर यह सी ग्रेड युद्ध शक्ति से कम नहीं होगा। जू वेन मेरी बातों से एक बार फिर दंग रह गया। यह तलवार इतनी शक्तिशाली है, और यह सिर्फ ठीक ठाक है। ये महोदय वास्तव में उन राक्षसों को मारने वाले शक्तिशाली व्यक्ति हैं। लेकिन मैं सच कह रहा था। पिछले चक्र में मेरा हथियार एस ग्रेड का अग्नि ड्रैगन की छाया था। उसकी तुलना में नीली धारियों वाली तलवार बहुत पीछे है। शुक्र है कि यह विकासशील है। भविष्य में बहुत सारी संभावनाएं हैं। ठीक उसी समय सिस्टम की आवाज गूंजी। आप सभी को बधाई। पहला स्तर सफाई दल पार कर लिया गया है। दूसरा स्तर कर्मचारी भोजनालय जल्द ही खुलने वाला है। कृपया सभी खिलाड़ी तुरंत भाग लेने के लिए दूसरी मंजिल के भोजनालय में प्रवेश करें। दूसरे स्तर की उल्टी गिनती समाप्त होने के बाद जो खिलाड़ी अभी भी उपरोक्त स्थान पर नहीं पहुंचेंगे, उन्हें सीधे असफल घोषित कर दिया जाएगा। उल्टी गिनती 5 मिनट है। यह संकेत बिल्कुल पिछले जीवन जैसा ही है। बस उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था और अब की तुलना में बहुत अधिक दयनीय स्थिति में था।
मैंने जू वेन की ओर देखा। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो? मेरे निमंत्रण पर जू वेन उत्साहित होने के साथ साथ थोड़ा अनिश्चित था। क्या मैं चल सकता हूं? मुझे समझदार लोगों की जरूरत है। यह वर्तमान स्तर को पार करने और भविष्य में किए जाने वाले कार्यों में मेरी मदद करेगा। तुम उनमें से एक हो। जू वेन बहुत समझदार निकला और उसने मेरा अनुसरण करने की इच्छा व्यक्त की। तो अगले गंतव्य की ओर चलो। भीड़ ने देखा कि हम जा रहे हैं और तुरंत हमारे करीब आ गई। एक्सपर्ट, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं बिल्कुल भी आपकी राह में बाधा नहीं बनूंगा। मेरे परिवार के पास बहुत पैसा है। जब हम वास्तविकता में वापस जाएंगे, मैं आपको 10 लाख दूंगा। कैसा रहेगा? हैंडसम, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे भी साथ ले चलो। यहां तक कि 3 लोगों ने भी बेखौफ होकर मेरा रास्ता रोक लिया। भाई, तुम्हारे पास ताकत है, फिर तुम हम सबको साथ क्यों नहीं ले सकते? अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो तुम्हें दूसरों को बचाना चाहिए। तुम जो कर रहे हो वह बहुत स्वार्थी है। क्या हमारी जान की कोई कीमत नहीं है? यह आदमी मुझे नैतिक रूप से ब्लैकमेल कर रहा है और आग में घी भी डाल रहा है। मेरा चेहरा तुरंत उतर गया। अगर फिर से रास्ता रोका तो मुझे आपको भी राक्षस मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी। वे कुछ लोग डर के मारे घबरा गए। लगता है वे अभी तक वर्तमान वातावरण के अनुकूल नहीं हुए हैं। सभी ने खुद ही रास्ता छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने मेरी आंखों की भाषा समझ ली थी। वह सच में मारने वाला था। जब हम काफी दूर निकल गए, जू वेन ने पीछे मुड़कर देखा। क्या आप उन्हें साथ नहीं ले जाएंगे? मैंने बॉस को खत्म किया। वह उनकी जान बचाना भी था, लेकिन उनमें कदम उठाने की हिम्मत नहीं थी। उन्हें साथ ले जाने से भविष्य में वे मेरे लिए बोझ बन सकते हैं। आखिर मैं हर किसी को बचाने नहीं आया हूं। मैं महान नहीं हूं, बल्कि थोड़ा स्वार्थी भी हूं। मैं बस उन लोगों को बचाना चाहता हूं जिन्हें मैं प्यार करता हूं। जू वेन मुझे खोने से डरता था। उसने फिर से अपनी वफादारी जताई। मैं समझ गया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आपका बोझ नहीं बनूंगा। मैंने उसे फिर से निर्देश दिया। अगले स्तर का बॉस एक रसोइया है। शायद थोड़ा मानसिक प्रदूषण हो। अगर बर्दाश्त न हो तो क्लीनिंग कार्ड का उपयोग करना याद रखें। जू वेन ने स्पष्ट रूप से मानसिक प्रदूषण के बारे में पहली बार सुना था। क्या यह राक्षस का डीबफ कौशल है? आप सफलतापूर्वक कर्मचारी कैफेटेरिया में पहुंच गए हैं। कृपया जल्द से जल्द सीट चुनें और बैठें। दूसरे चरण की चुनौती में भाग लें। यह मासूम जू वेन अभी भी कह रहा था कि खुशबू अच्छी है। ऐसा लग रहा था कि कोई डीबफ प्रभाव नहीं आया है। लेकिन अगले ही पल एक आदमी चाकू लेकर उसके बगल में प्रकट हुआ। केवल 1 मिनट बचा है। इसने जू वेन को डरा दिया। उसे समझ नहीं आया कि वह आदमी कब आया। उसे सामान्य बताते हुए कहा, यह देर से आने वालों को सजा देने वाला जल्लाद है। जू वेन भी मूर्ख नहीं था। जैसे शुरुआत में ऑफिस क्षेत्र में कदम न रखने पर सिर फोड़ दिया जाएगा। मैंने बैठने के लिए एक जगह चुनी, लेकिन जू वेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहली मंजिल के ऑफिस से दूसरी मंजिल के कैफेटेरिया तक यह दूरी ज्यादा नहीं है। शायद देरी नहीं होनी चाहिए। अगर सही चुनाव जल्दी कर लिया जाए तो स्वाभाविक रूप से नहीं होगा। लेकिन इंसान बहुत अधिक सोचने वाला प्राणी है, जो बहुत सी निरर्थक चीजें करते हैं। अंत समय तक वे ही एकमात्र सही विकल्प चुनते हैं, जिसका सामना करने की उनकी हिम्मत नहीं होती। जैसा कि मैंने कहा, लोग तभी भागना शुरू करते हैं और एक दूसरे को कोस रहे होते हैं कि मैं कितना मूर्ख हूं। क्यों मैंने अभी ऊपर आपके साथ चर्चा की कि क्या भागना चाहिए ऐसे विषय पर। ये सब छोड़ो, जल्दी अंदर जाओ वरना सिर फोड़ दिया जाएगा। अब देर हो चुकी है। काश वे शुरुआत में ही जल्दी आ गए होते। कमीने, जब सिर्फ 10 सेकंड बचे थे, वे आखिरकार कैफेटेरिया के दरवाजे के अंदर घुस गए। बहुत अच्छा, समय पर पहुंच गए। जल्दी से बैठने के लिए जगह ढूंढो। उल्टी गिनती समाप्त हो गई है। ठीक उसी समय एक बदकिस्मत बच्चा दरवाजे पर आया। वह जोर जोर से हाँफ रहा था। शुक्र है, समय पर पहुंच गया। जब तक बाहर नहीं है, सब ठीक है। बस जल्दी से अंदर जाकर बैठ जाओ। लेकिन अगले ही पल एक चाकू उस पर चला। समय समाप्त, तुम बाहर हो।
लोगों ने नहीं सोचा था कि वह आदमी इतना निर्दयी होगा। वही इस स्तर का बॉस है। इस बार इतनी जल्दी कैसे आ गया? ऊपर बहुत देर तक दुविधा में रहने के कारण। अगर जल्दी नीचे आ जाते तो ऐसा नहीं होता। फिर एक रसोइया भोजन से भरी एक बाल्टी लेकर बाहर आया। खाना, खाना। उसके प्लेट में परोसे गए भोजन को देखते हुए जू वेन पूरी तरह से दंग रह गया। यह हरा हरा क्या बला है? रुको, यह तो वही राक्षस है जो अभी ऑफिस में थे। उसे उल्टी आने वाली थी। विशेष दृश्य प्रभाव सक्रिय हो गया है, इसलिए भोजन को सीधे देखने वाले सभी खिलाड़ियों को मानसिक प्रदूषण का डीबफ प्राप्त होगा। इस समय लगभग सभी लोग जू वेन की तरह ही थे, जो उल्टी करने की कगार पर संघर्ष कर रहे थे। इस समय मानसिक प्रदूषण प्रभावी हो गया है। हर किसी की शक्ति, चपलता और मानसिक शक्ति 30% कम हो गई है। जू वेन ने नहीं सोचा था कि वास्तव में एक बड़ा बग सामने आएगा, और वह भी एक साथ 3 प्रकार के गुण कम हो गए। स्तर पार करना अब और भी कठिन हो गया है। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं, कठिनाई सिर्फ इतनी ही नहीं है। खिलाड़ियों का भोजन आवंटित किया जा चुका है। इसे बर्बाद नहीं किया जा सकता। कृपया जल्द से जल्द खाएं। चेतावनी, यदि बर्बादी होती है तो रसोइये से बदला लिया जाएगा। यदि भोजन को बिना खाए छोड़ दिया गया, मानसिक शक्ति भी लगातार कम होती रहेगी, हर मिनट 10% की दर से। चेतावनी, यदि खिलाड़ी की मानसिक शक्ति 0% हो जाती है तो मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा और खिलाड़ी बाहर हो जाएगा। आपके पास 7 मिनट बचे हैं। कृपया जल्द से जल्द निर्णय लें। इसने तो सबके बचने के रास्ते बंद कर दिए हैं। बर्बादी करने पर भी मौत है, न खाने पर भी मौत है। तो क्या इसका मतलब है कि सिर्फ खाना ही एकमात्र रास्ता है? लेकिन ऐसी चीज को कोई कैसे खा सकता है? जू वेन ने खुद को मानसिक रूप से तैयार करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं सच में ऐसा नहीं कर सकता। दूसरा स्तर पहले स्तर की तुलना में बहुत अधिक भयानक है। सीधे लोगों के नाजुक मन पर प्रहार करता है। उसे लगा कि वह जल्द ही बाहर हो जाएगा, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया। हालांकि दूसरा स्तर पहले से अधिक कठिन और शक्तिशाली है, लेकिन मैं जानता हूं कि स्तर पार करने का एक और तरीका है। यह देखकर जू वेन के मन में फिर से आशा की एक किरण जगी। ऐसी स्थिति में निंगजिंग के पास अभी भी पार करने का तरीका है। अगर आपको मेरी, जू वेन की जरूरत है तो कृपया बेझिझक कहें। तैयार रहें और आदेश का इंतजार करें। यदि मानसिक शक्ति असहनीय स्तर तक गिर जाती है तो डीबफ को हटाने के लिए क्लीनिंग कार्ड का उपयोग करना याद रखें। सतर्क रहें। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी, मैं तुम्हें बुला लूंगा। मानसिक प्रदूषण जारी है। खिलाड़ी की मानसिक शक्ति कम हो रही है। वर्तमान शेष मानसिक शक्ति 70%। सभी खिलाड़ियों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उल्टी गिनती 6 मिनट 59 सेकंड। दूसरों ने जू वेन के मन की बात कह दी। ऐसी चीज, इसे देखने मात्र से ही 7 मिनट तक पूरी शक्ति लगाई। यदि इसे नहीं खाया गया तो हम पूरी तरह से पागल हो जाएंगे। क्या सच में हमें ऐसी चीज खानी होगी? मानसिक प्रदूषण से और डीबफ के कारण गुण कम होने के बाद इन 4 राक्षस रसोइयों का सीधे मुकाबला करना लगभग असंभव है। इसलिए दूसरे स्तर के पार करने का सामान्य नियम भोजन करना है, ताकि रसोइये सतर्कता छोड़ दें और सभी लोग मौका पाकर उन्हें घेर कर मार सकें। इस तरह का सामूहिक पार करने का तरीका। लेकिन इस तरीके से केवल बुनियादी अंक और पुरस्कार ही मिल सकते हैं। वह मुझे नहीं चाहिए। खिलाड़ी रोजी को एक अज्ञात आशीर्वाद मिला है। मानसिक प्रदूषण से प्रतिरक्षा। खिलाड़ी रोजी की वर्तमान मानसिक शक्ति 100%। मैंने अविश्वास के साथ अपनी हथेली को देखा। क्या यह वही छोटी सी चाल है जिसका उसने जिक्र किया था? यही उनका आशीर्वाद है। ये मानसिक हस्तक्षेप अब मुझ पर कोई असर नहीं करते। बहुत अच्छा। अब मैं पूरी तरह से पिछले जन्म में जाने वाले उच्च कठिनाई वाले छिपे हुए नियमों का उपयोग करके पार कर सकता हूं। इससे न केवल उच्च अंक मिलेंगे, बल्कि मेरी खिलाड़ी रैंकिंग भी सुनिश्चित होगी और मुझे भारी पुरस्कार भी मिलेंगे। इस समय आखिरकार कोई टूट गया। उसने सीधे प्लेट को उड़ा दिया। नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। मैं मर जाऊंगा पर ऐसी चीज नहीं खाऊंगा। क्या वह व्यक्ति समय से पहले ही मानसिक रूप से टूट गया? बिल्कुल सही।
वास्तव में इंसानी दिमाग गुणों के आंकड़ों की तुलना में अधिक आसानी से टूट जाता है। यदि मानसिक सहनशक्ति बहुत कम हो तो मानसिक प्रदूषण के आक्रमण का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन मान लीजिए कि हम पार नहीं कर पाए, तो यहां मौजूद हर किसी का अंजाम वैसा ही होगा। वह आदमी अब पागल दिख रहा था। वह पागलों की तरह जमीन पर पड़ी प्लेटों को कुचल रहा था। हा 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 हा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, आव हा हा हा। एक जोरदार आवाज हुई। उसके सिर पर जोरदार प्रहार हुआ। एक रसोइये ने हमला किया। अगर नहीं खाओगे तो मर जाओगे। लेकिन आदमी ने न खाने का पक्का इरादा कर लिया था। मैं नहीं खाऊंगा। अगले ही पल रसोइये ने आदमी का सिर पकड़ लिया और उसे रसोई की ओर खींच ले गया। लेकिन आदमी अभी भी चिल्ला रहा था कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, हा 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 हा। फिर रसोई के अंदर से एक जोरदार आवाज आई। लोग एक बार फिर डर गए। न खाने का अंजाम ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसी चीज को कौन खा सकता है? केवल 6 मिनट बचे हैं। क्या अंत में हम सभी का ऐसा ही हाल होगा? वर्तमान में किसी भी खिलाड़ी ने भोजन नहीं किया है। सभी खिलाड़ियों की मानसिक शक्ति 10% कम हो गई है। चेतावनी, वर्तमान में सभी खिलाड़ियों की शेष मानसिक शक्ति 60% है। कृपया जल्द से जल्द भोजन करें। सभी खिलाड़ियों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उल्टी गिनती 5 मिनट 59 सेकंड। इस स्तर के गुप्त उच्च स्कोर पार करने का नियम। सुरक्षित पारंपरिक तरीकों को तोड़ना है, उच्च कठिनाई मोड को सक्रिय करना और सफलतापूर्वक चुनौती देना। मैं खड़ा हो गया। अब मेरे प्लान को लागू करने का समय आ गया है। मैंने प्लेट फेंक दी। मैं यह चीज नहीं खा सकता। छिपे हुए नियम को अनलॉक करने का पहला कदम उच्च कठिनाई मोड को सक्रिय करना है। एक राक्षस रसोइये का ध्यान आकर्षित करना। चेतावनी, आपने एक रसोइये का ध्यान आकर्षित कर लिया है। मृत्यु का जोखिम बढ़कर 80% हो गया है। राक्षस रसोइया जल्दी ही मेरे सामने आ गया। तुम क्या करना चाहते हो? बैठ जाओ। अगर नहीं खाया तो तुम्हारा सिर मेरे टब में होगा। यह सुनकर मैंने सीधे अपना हाथ तलवार की मूठ पर रखा। छिपे हुए नियम दूसरे चरण को अनलॉक करें, घृणा प्रणाली सक्रिय करें। एक राक्षस रसोइये को मारना। तलवार की चमक कौंधी। राक्षस रसोइये का सिर और हाथ अलग हो गए। मैंने तलवार म्यान में रख ली। सभी क्रियाएं एक ही प्रवाह में हुईं। लेकिन पलक झपकते ही आपने भोजन परोसने वाले रसोइये को मार दिया है। 2 लेवल 1 विशेषता कार्ड प्राप्त हुए। शक्ति और सहन शक्ति का इनाम। अब स्लॉटर कंपनी पास करने की लड़ाई का दूसरा स्तर आधिकारिक रूप से शुरू होता है। चेतावनी, आपने एक रसोइये को मार दिया है। शेष 3 रसोइयों की आपके प्रति घृणा 100% तक बढ़ गई है। चेतावनी, आपने पहले हमला करो का छिपा हुआ नियम सक्रिय कर दिया है। सभी रसोइये हमला करना छोड़ देंगे। अन्य खिलाड़ी पूरी ताकत से आपको मारने की कोशिश करेंगे। संकेत, राक्षसों को मारने के अंक और पुरस्कार 10% बढ़ जाएंगे। यह दूसरे स्तर में छिपा है, जिसे पहले हमला करो कहा जाता है। एक उच्च कठिनाई वाला छिपा हुआ नियम। तीनों रसोइयों ने तुरंत मुझे घेर लिया। लेवल 3 शार्क रसोइया क्रोधित अवस्था में आ गया है। लेवल 3 फ्रूट प्लेट रसोइया क्रोधित अवस्था में आ गया है। लेवल 3 सब्जी काटने वाला रसोइया क्रोधित अवस्था में आ गया है। यही मैं चाहता था। मूल रणनीति को छोड़ना, रसोइयों को पहले मारकर हमला करना, साथ ही सभी राक्षसों का ध्यान अपनी ओर खींचना, खुद को राक्षसों का एकमात्र लक्ष्य बनाना, क्योंकि सामूहिक हमले से मरने की संभावना काफी बढ़ जाती है। अपनी ताकत बचाने के लिए, आगे के असली संघर्ष के लिए मुझे दूरी बनानी होगी। घेर लिए जाने और घायल होने से बचने के लिए योजना के अनुसार तैयारी के लिए उनका उपयोग करना। अब इन राक्षसों का एकमात्र लक्ष्य मैं हूं। अब किसी चारे की जरूरत नहीं है। मुझे भागते देख। एक रसोइया तुरंत पीछे आ गया। इंसान, तुम मुझसे तेज नहीं भाग सकते। मुझे तुम्हें टुकड़ों में काटने दो। यह आदमी क्या सपना देख रहा है? लेकिन इस आदमी की ताकत कम नहीं है। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसका एक वार झेल सकूंगा। अचानक उसे अपमानित महसूस हुआ। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। लेवल 1 कौशल, त्वरित कटिंग। हमने तुरंत 10 से अधिक वार किए। बहुत अच्छा, यह मेरी योजना में है। वह वाकई में फंस गया। बॉस को हराने के लिए मेरे पास अभी पर्याप्त साधन नहीं है।
मुझे छोटे राक्षसों के माध्यम से ब्लू फाइल कौशल सक्रिय करना होगा। रसोइया लड़ते लड़ते घबराने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसकी गति का मुकाबला कर पाऊंगा। आपको पता होना चाहिए, वह सभी रसोइयों में सबसे तेज है। फिर वह कुटिलता से मुस्कुराने लगा। मेरी गति का मुकाबला कर लेने से क्या होगा? तुम हार चुके हो। मेरी तलवार से उलझकर तुम पीछे वालों का सामना कैसे करोगे? मैंने अचानक उसकी तलवार को झटक दिया। यह उसने नहीं सोचा था। तो केवल एक ही संभावना है, मेरी शक्ति उससे कहीं अधिक है, लेकिन अभी तो मैं उसके बराबर था। ठीक उसी समय ब्लू पैटर्न स्वॉर्ड का विशेष कौशल स्काई स्प्लिट स्लैश सक्रिय हो गया है। मैंने बहुत विनम्रता से उसे धन्यवाद दिया। इस समय मेरे प्रहार पूरी तरह जमा हो चुके थे। जब उसे एहसास हुआ, उसे अचानक खतरा महसूस हुआ। वह पीछे हट रहा था। उसके पास अभी भी ताकत थी। वह मेरी तलवार का उपयोग करके कौशल जमा कर रहा था। भागो, हम फंस गए हैं। मैं मुस्कुराया। अब भागने का सोचना, क्या थोड़ा देर नहीं हो गई है? स्काई स्प्लिट स्लैश चला। तीनों बीच से कट गए। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इस वार की शक्ति इतनी अधिक होगी। और आंखों से दिखने वाली कमियां आमतौर पर आपके लिए तैयार किया गया जाल होती है। जू वेन मेरे से भी ज्यादा घबराया हुआ था। सौभाग्य से जीत गए। तब उसे पता चला कि शुरुआत से ही मैंने योजना बना ली थी। चेतावनी, एक खिलाड़ी ने सफलतापूर्वक सक्रिय कर दिया है। पहले हमला करो का छिपा हुआ नियम। इस स्तर का बॉस हेड शेफ पूरी तरह से क्रोधित हो गया है। बॉस हेड शेफ का क्रोध 100% बढ़ गया है। बॉस हेड शेफ की सभी विशेषताएं एक स्तर बढ़ गई हैं। यह क्या मामला है? क्या बॉस अपनी विशेषताएं भी बढ़ा सकता है? छिपा हुआ नियम। ठीक उसी समय जमीन हिलने लगी और भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। लोगों को लगा जैसे भूकंप आ गया हो। यह बॉस आ रहा है। क्या आपने यह चेतावनी देखी? वह और भी शक्तिशाली होने वाला है। अगर वह बॉस को नहीं हरा पाया तो हम सभी निश्चित रूप से मारे जाएंगे। मैं पूरी तरह तैयार था। यह छिपा हुआ नियम का अंतिम चरण है, जो सीधे बॉस को प्रकट कर सकता है, लेकिन साथ ही यह कठिनाई को भी बढ़ा देता है। लेकिन इसके बदले में बॉस लड़ाई के पुरस्कार और अंक भी बढ़ जाएंगे। आपने पहले हमला करो के सभी छिपे हुए नियमों को सक्रिय कर दिया है। इस स्तर के बॉस की ताकत बढ़ गई है। इस चरण में आप बॉस से जो पुरस्कार और अंक प्राप्त कर सकते हैं वे 30% बढ़ जाएंगे। बहुत अच्छा, यही मेरा लक्ष्य है। एक जोरदार धमाके के साथ बॉस ने दरवाजा पर अपना हाथ रखा और फिर दहाड़ते हुए पूछा, किसने मुझे मारा? प्यारे रसोइयों के हाथ जो लेवल 1 के थे, वह तो बस शुरुआत है। बॉस हेड शेफ लेवल 5 वर्तमान में क्रोधित अवस्था में है। सभी विशेषताएं एक स्तर बढ़ गई हैं। सहन शक्ति 6, शक्ति 8, चपलता कौशल 3, गोल्ड ब्रकिंग X। जू वेन थोड़ा चिंतित था। क्या ऐसा कोई वास्तव में जीत सकता है? मुझे भी थोड़ा दबाव महसूस हो रहा है। सभी विशेषता कार्डों का उपयोग करने की तैयारी। छिपा हुआ नियम द्वारा मजबूत किए गए बॉस को मारने के लिए किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। 4 लेवल 1 विशेषता कार्ड बचाकर रखें ताकि मेरी सभी विशेषताएं पहुंच सकें। समस्या यह नहीं है कि मेरे पास कार्ड कम है, बल्कि लेवल 1 विशेषता कार्ड केवल संबंधित विशेषता को बढ़ा सकते हैं। अभी भी 2 लेवल 1 चपलता विशेषता कार्ड बचे हैं, लेकिन वे मेरे लिए अब बेकार हैं। मैंने तुरंत उसे जू वेन की ओर फेंक दिया और उसे तुरंत उपयोग करने को कहा। जू वेन फिर से सफलतापूर्वक अपग्रेड हो गया। भीड़ ईर्ष्या और जलन से भर गई। धिक्कार है, अगर मुझे पता होता कि विशेषता कार्ड मिलेंगे तो मुझे भी उस समय हमला करना चाहिए था। नहीं पता कि उन कार्डों का क्या उपयोग है। क्या वे जीवित रहने की संभावना बढ़ा देंगे? हेड शेफ ने देखा कि कोई उसे जवाब नहीं दे रहा और फिर से दहाड़ लगाई। मैं एक बार फिर पूछता हूं, किसने मुझे मारा? मेरे प्यारे अधीनस्थों। लोगों ने तुरंत अपने कान बंद कर लिए। कितना भयानक जीव है। केवल उसकी दहाड़ ही विरोध करने की हिम्मत नहीं देती। ऐसे जीव को कैसे हराया जा सकता है? इसके विपरीत जू वेन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उसने विशेषताओं को सक्रिय कर लिया था। उस राक्षस की दहाड़ उसे डरावनी नहीं लगी।
और न ही उसे चोट लगी। मुझे जवाब दो, वरना मैं तुम्हारे सिर काट दूंगा। लोग डर के मारे सीधे भागने लगे। अगले ही पल मैंने टेलीपोर्ट होकर हेड शेफ की बड़ी रसोई की चाकू को रोक दिया। यह उसने नहीं सोचा था। मैंने उसे ठंडेपन से देखा। उन्हें मारने वाला मैं हूं। हेड शेफ ने एक सांस छोड़ी। छोटे खाद्य पदार्थों को सबसे भारी कीमत चुकानी होगी। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारा सिर बचाकर रखूंगा, ताकि तुम मुझे अपने साथियों को मारते हुए देख सको। ऐसी धमकी को मैंने बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उससे पहले मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। मेरी बातों ने हेड शेफ को पूरी तरह क्रोधित कर दिया। तो देख लेते हैं कि क्या तुम में इतना दम है। छोटे खाद्य पदार्थ ने मुझे उड़ते हुए देखा। जू वेन जोर से चिल्लाया, बॉस। उसने नहीं सोचा था कि 8 की शक्ति के सामने मैं भी सीधे सामना नहीं कर पाऊंगा। हालांकि पीछे की दीवार भी टूट गई थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं ठीक हूं। बॉस, यह सुनने में कितना समय हो गया है। पिछले जन्म में कैद अनुष्ठान को जीतने के दौरान मैंने अपनी खुद की टीम भी बनाई थी। वे भी मुझे बार बार बॉस कहकर बुलाते थे। एक बॉस की तरह मुस्कुराओ। हाँ हाँ, बॉस। शीजाई, तुम वास्तव में बॉस बनने के लिए उपयुक्त हो। लेकिन कैद अनुष्ठान को जीतने के रास्ते में सब मर गए। अंत में केवल मैं जीवित बचा। लेकिन क्यों केवल मैं ही जीवित बचा? जब मैं यादों में खो गया। हेड शेफ का हमला नहीं रुका। छोटे खाद्य पदार्थ, मैं अभी तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा। मैंने तलवार की धार को रगड़ा। उस समय मैं समझ नहीं पाया था। बाद में मुझे आखिरकार समझ आ गया। इस समय हेड शेफ की बड़ी चाकू नीचे गिर रही थी। मरो, जमीन बम की तरह है। मैं भी कमजोर नहीं हूं। तुरंत जवाबी हमला शुरू कर दिया। ब्लू पैटर्न स्वॉर्ड पर लाल बिजली चमक रही थी। हेड शेफ की आंखों में मेरा आकार तेजी से बढ़ रहा था। हेड शेफ को भी अब समझ आया कि मैं अभी तक नाटक कर रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरी तलवार चल चुकी थी। वह मेरा एक घातक विशेष कौशल था, और मेरे अंत तक जीवित रहने का कारण यह था कि मैं कभी झिझकता नहीं हूं। गहरा विचार, क्योंकि मैं उन सभी में से ज्यादा जीना चाहता था, मैंने तलवार म्यान में रख ली। जीतने वाले लोग हमेशा किसी भी साधन का उपयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में जीतने के बाद मैंने पाया कि मैं केवल जीतना नहीं चाहता था। मैं जीतने के बाद उन सभी की रक्षा करना चाहता था। वास्तविक जीवन की रक्षा करना चाहता था। एक सामान्य दुनिया चाहता था। आपने स्लॉटर कंपनी के दूसरे चरण के बॉस को मार दिया है। हेड शेफ से निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त किए जा सकते हैं। आपने पहले हमला करो का छिपा हुआ नियम सक्रिय कर दिया है। पुरस्कार स्वतः 30% बढ़ गए हैं। 3 बुनियादी विशेषता कार्डों के अलावा 2 लेवल 1+ शक्ति विशेषता कार्ड भी हैं, जो लेवल 10 से नीचे की विशेषताओं को बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक का उपयोग करने पर एक स्तर बढ़ता है। यही मुझे चाहिए था। और एक विशेष कार्ड भी है जिससे वास्तविक यादें वापस मिल सकती हैं। यहां तक कि एक विशेष पुरस्कार भी है, हेड शेफ का सरप्राइज बफ। सक्रिय करने का विकल्प 10 मिनट के लिए उपयोग किया जा सकता है। यादृच्छिक रूप से एक विशेषता को 3 से बढ़ाए। यदि छिपा हुआ नियम सक्रिय नहीं होता, तो पुरस्कार केवल मेमोरी कार्ड है। अन्य 2 चीजें अतिरिक्त पुरस्कार हैं। इसके अलावा खिलाड़ी का योगदान भी बढ़ेगा। मैंने यादृच्छिक रूप से योगदान रैंकिंग खोली। हालांकि मैं अभी भी बहुत आगे हूं, लेकिन सूची में 3 लोग और जुड़ गए हैं। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। पिछले जीवन की तरह वे सभी सूची में आ गए हैं। हालांकि उनके अंक मेरे मुकाबले बहुत कम हैं, लेकिन वे वास्तव में असाधारण प्रतिभा वाले नए खिलाड़ी हैं। भविष्य में वे मानवता के संघर्ष में मुख्य स्तंभ बनेंगे। लेकिन दुष्ट देवता खिलाड़ियों को मजबूत होने देंगे नहीं। वे पीछे बहुत ही क्रूर स्तर डिजाइन करेंगे। पिछली बार वह क्रूर गेम ही था जिसने मानवता के अधिकांश दिग्गजों को नष्ट कर दिया था। इस बार जब वह ऐसा आएगा, मुझे उसका सामना करने के लिए वह ग्रेड विशेष कार्ड मिल जाएगा। उन्हें दोबारा देखने का इंतजार नहीं कर सकता। मेरे पुराने प्रतिद्वंद्वी, आप सभी को बधाई। दूसरा स्तर कर्मचारी कैफेटेरिया सफलतापूर्वक पार कर लिया गया है। अंतिम स्तर कंपनी से बाहर निकलना जल्द ही शुरू होने वाला है। कृपया सभी खिलाड़ी तुरंत निचले हॉल में प्रवेश करें।
काउंटडाउन समाप्त होने के बाद जो खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे उन्हें सीधे असफल माना जाएगा। काउंटडाउन 5 मिनट। सबसे कठिन स्तर शुरू होने वाला है। मैंने जू वेन को मेरे साथ चलने के लिए कहा, लेकिन जू वेन मेरे पीछे थोड़ा हिचकिचाते हुए चल रहा था। अंत में उसने साहस जुटाया। बॉस, कृपया रुकिए, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। वह वास्तव में एक टिश्यू पेपर था। मैं बॉस की कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन अभी मुझे मेज पर यह मिला। आप इससे अपना चेहरा पोंछ सकते हैं, लेकिन मैं वास्तव में बहुत बेकार हूं। अगर मैं थोड़ा और उपयोगी होता तो बॉस के लिए थोड़ा आसान होता ना। मैंने उसे गंभीरता से देखा। इस दुनिया के लोग अभी भी ज्यादातर दयालु ही हैं। मैंने टिश्यू लिया। नहीं, तुम बहुत उपयोगी हो। जू वेन तुरंत भावुक हो गया। बॉस, इस समय पहली मंजिल के हॉल में राक्षसों की एक कतार तैयार खड़ी है। उन्होंने पिछले 2 स्तरों को पार कर लिया है। वे जल्द ही हमारे पास पहुंचने वाले हैं। सभी लोग संकोच न करें। उन सभी को अपने पेट में डाल लें। मैं और जू वेन सीढ़ियों पर चल रहे थे। बॉस, क्या आप चपलता, एजिलिटी के दम पर राक्षसों को मारते हैं? हेड शेफ को? तो क्या उच्च एट्रीब्यूट स्तर राक्षसों को कुचल सकता है? जरूरी नहीं। यह व्यक्तिगत आधारभूत गुणों पर भी निर्भर करता है। आखिर इंसान भी एथलेटिक और बौद्धिक प्रकार में विभाजित होते हैं। जू वेन थोड़ा निराश हो गया। अच्छा, तो ऐसा है। यानी मेरे जैसा व्यक्ति जो खेल में अच्छा नहीं है, भले ही चपलता अधिक हो, फिर भी राक्षसों के हमले से बच नहीं पाएगा। वह मेरा बहुत सम्मान करता है। बॉस इतने मजबूत हैं। असल जिंदगी में वे निश्चित रूप से स्पेशल फोर्सेज जैसे पेशेवर होंगे। जैसे ही हम सीढ़ियों से नीचे उतरे, मैं रुक गया। तुम यहां रुक जाओ, जब तक अन्य खिलाड़ी ना आ जाए। उन्हें बताओ कि भागने का भ्रम न पालें। यह अगले स्तर का सबसे महत्वपूर्ण छिपा हुआ नियम है। यदि कोई भागता है तो उसे सीधे असफल माना जाएगा। भले ही दरवाजे खुल जाएं, फिर भी भागना नहीं है। जू वेन यह सुनकर चौंक गया। मैं यहां रुकूं? तो बॉस, आप और मैं अगले स्तर के राक्षसों से निपटेंगे। वे लोग आपके लिए बहुत खतरनाक हैं। जू वेन ने एक मानक सैल्यूट किया। बॉस, मैं यहां रहकर उन्हें यह छिपा हुआ नियम बता दूंगा। बॉस वास्तव में कूल और दयालु हैं। वे मेरे जैसे महत्वहीन व्यक्ति की चिंता भी कर रहे हैं। वह वास्तव में बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन केवल मुझे पता है, वास्तव में अगले स्तर में यदि कोई मदद करे तो यह छिपा हुआ नियम सक्रिय कर देगा, जिससे जीतना आसान हो जाएगा। हालांकि उपयोग करने के लिए अन्य छिपे हुए नियम हैं, लेकिन अभी मेरे स्तर के साथ अकेले जीतना असंभव है। सुरक्षा के लिए मुझे उस खिलाड़ी को ढूंढना होगा जो मूल रूप से इसमें सबसे अधिक शक्तिशाली था। आखिरकार किलिंग कंपनी का तीसरा स्तर। निचले हॉल में लेवल 5 के 10 सुरक्षा कर्मियों का सामना करना है, और साथ में लेवल 7 का एक सुरक्षा कप्तान भी। उनकी ताकत दूसरे स्तर के राक्षसों से अधिक है। पिछले जीवन की यादों के अनुसार समूह बनाना और मिलकर लड़ना ही जीतने का एकमात्र तरीका है, और अकेले लड़ने का मतलब है चारों ओर से घिरकर मर जाना। एक आकृति को आते देख मेरे होंठों पर एक मुस्कान आ गई। आखिरकार आ गया। यह व्यक्ति पिछले जीवन में बहुत प्रसिद्ध था। किलिंग कंपनी के तीनों स्तर वास्तव में बहुत कठिन हैं। पिछले जीवन में जीतना संभव हुआ, समय लगाकर छिपे हुए नियम खोजने के अलावा। इस विशेष रूप से लड़ाकू आदमी के कारण भी जीत के मुख्य स्तंभ के रूप में उसका नाम जू झेंग है। पिछले जीवन में वह उस समय मुझसे कहीं अधिक प्रसिद्ध और उभरता हुआ था। जू झेंग बहुत नाराज था। तुम उस चश्मे वाले बौने से हमें भागने के लिए मना करवा रहे हो। क्या तुम मेरा अपमान कर रहे हो? केवल एक मैत्रीपूर्ण चेतावनी है। तुमने इन 2 स्तरों में वास्तव में शानदार प्रदर्शन किया है। हर बार मेरे पास हमला करने का मौका नहीं था, लेकिन अब मैंने इस खेल की स्थिति को समझ लिया है। मैं तुमसे सम्मान के साथ जीतना चाहता हूं।